हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग टाइप्स ऑफ कंपनीज में अदर टाइप्स ऑफ कंपनीज देखेंगे, जो कि है डोरमेंट कंपनी, स्मॉल कंपनी एंड प्रोड्यूसर कंपनी। सो टाइप्स ऑफ कंपनीज में हमने अभी तक देखा है कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जिसमें तीन टाइप्स ऑफ कंपनीज थे, चार्टर्ड, स्टैट्यूटरी, रजिस्टर्ड। देन कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, जिसमें थे लिमिटेड बाय शेयर्स, गारंटी एंड अनलिमिटेड कंपनीज। फिर था कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स, प्राइवेट, पब्लिक, 1% कंपनी या फिर ओपीसी। फिर था कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी, एंड कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, जिसमें था नॉन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट कंपनीज। तो ये सारा जो कंपनीज है, टाइप्स ऑफ कंपनीज, वो हम लोग कवर कर लिए हैं पिछले के क्लासेस में। तो आप लोग अगर भूल गए हैं तो जो नोट्स बनाए हैं तो वेरी गुड, जो नोट्स बनाए हैं उसको जाकर रिवाइज करिए या फिर वीडियो को जाकर वापस देखिए। ये सब भूलना नहीं है, ये सारा टाइप्स ऑफ कंपनीज है। आज हम लोग अदर टाइप्स ऑफ कंपनीज करेंगे, जो कि रहेगा डोरमेंट कंपनी, स्मॉल कंपनी एंड प्रोड्यूसर कंपनी। सो सबसे पहले देखते हैं डोरमेंट कंपनी क्या होता है। तो डोरमेंट कंपनी समझने से पहले ये समझते हैं डोरमेंट क्या होता है। व्हाट इज डोरमेंट? तो डोरमेंट का मतलब होता है समथिंग दैट इज नॉट एक्टिव। ठीक है, समथिंग नॉट एक्टिव या फिर नॉट ग्रोइंग। डोरमेंट का मतलब है समथिंग दैट इज नॉट एक्टिव, जो अभी एक्टिव नहीं है या फिर वो ग्रो नहीं कर रहा है, बट इट हैज द एबिलिटी और कैपेसिटी टू बी एक्टिव इन द फ्यूचर। मतलब प्रेजेंट टाइम पे वो चीज जो है वो एक्टिव नहीं है। कोई भी चीज जो डोरमेंट है वो प्रेजेंटली, करेंटली वो एक्टिव नहीं है या ग्रो नहीं कर रहा है, लेकिन उसका चांसेस है कि फ्यूचर में वो चीज जो है वो एक्टिव हो जाए। तो डोरमेंट कंपनी भी वही होता है। अगर सिंपली कहा जाए तो डोरमेंट कंपनी भी वही होता है जो करेंटली एक्टिव नहीं रहता है, प्रेजेंटली वो ग्रो नहीं कर रहा होता, परफॉर्म नहीं कर रहा होता है, लेकिन फ्यूचर में उसका चांसेस रहता है कि वो एक्टिव हो जाए एंड अपना फ्यूचर प्रोजेक्ट में वो काम करे। ठीक है, तो यही होता है डोरमेंट कंपनी। तो देखते हैं सेक्शन 455 के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है। Where a company is formed and registered under this act for a future project or to hold an asset or intellectual property। तो सबसे पहले यहाँ पे कहा गया है कि डोरमेंट कंपनी वो कंपनी है जिसको फॉर्म किया जाता है एंड रजिस्टर होता है वो अंडर दिस एक्ट, अंडर द कंपनीज एक्ट। किस लिए रजिस्टर होता है? फॉर अ फ्यूचर प्रोजेक्ट और टू होल्ड एन एसेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ये क्लियर है? आगे है एंड हैज नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन सच। तो यहाँ पे दूसरा है कि वो जो कंपनी है डोरमेंट कंपनी, उसका कोई अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं होता है, कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन होता है बट यहाँ पे लिखा हुआ है नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं होता है। सच अ कंपनी और एन इनएक्टिव कंपनी may make an application to the registrar in such a manner as may be prescribed for obtaining the status of a dormant company। तो ऐसा कंपनी जो फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड है अंडर द कंपनीज एक्ट फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए या फिर टू होल्ड एन एसेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, एंड उसका कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है, तो वैसा कंपनी, या फिर वो कंपनी तो इनएक्टिव है, तो उस टाइप का इनएक्टिव कंपनी जो है वो एप्लीकेशन देगा टू द रजिस्ट्रार उसी तरीके से जिस तरीके से प्रिस्क्राइब किया गया है, और ये एप्लीकेशन दिया जाएगा सो दैट उन लोग जो अपना डोरमेंट स्टेटस है वो ऑब्टेन करे। ठीक है, उन लोगों को ये स्टेटस मिल पाए कि वो जो कंपनी है वो डोरमेंट कंपनी है। तो आगे हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इनएक्टिव कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हैज नॉट बीन कैरिंग ऑन एनी बिजनेस और ऑपरेशन। देखिए ये डेफिनेशन जो है, मतलब ये जो मीनिंग है ये ज़्यादा इजी है, तो आप इस पे फोकस करके समझ सकते हैं और लर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे है, ये भी सेक्शन 455 के अकॉर्डिंग ही है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनएक्टिव कंपनी वो कंपनी है जो अपना बिजनेस कैरी नहीं करता है और अपना ऑपरेशन कैरी नहीं करता। लिखा हुआ है विच हैज नॉट बिन कैरिंग, मतलब अभी तक जब तक कैलकुलेट हो रहा है ये चीज, तब तक वो बिजनेस जो है वो कोई कंपनी जो है वो कोई बिजनेस या ऑपरेशन कैरी नहीं करता है। और ये पहला क्राइटेरिया था इनएक्टिव कंपनी का, पहला क्राइटेरिया विच हैज नॉट बीन कैरिंग ऑन एनी बिजनेस ऑपरेशन, और या फिर दूसरा है हैज नॉट मेड एनी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन।
या फिर वो जो कंपनी है वो कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं किया है ड्यूरिंग द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स, ड्यूरिंग द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर, और थर्ड है or not filed financial statement and annual returns during the last 2 financial years, या फिर वो कंपनी जो है उसने कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं किया है एंड एनुअल रिटर्न्स भी फाइल नहीं किया है ड्यूरिंग द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स। तो ये तीनों में देख रहे हैं हम लोग और लगा हुआ है, मतलब अगर तीनों में से कोई भी एक चीज है वो इनएक्टिव कंपनी कहलाएगा। ठीक है, कोई भी कंपनी अगर तीनों में से कोई भी एक काम नहीं कर रहा है तो वो कंपनी जो है वो इनएक्टिव कहलाएगा। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे कहा जा रहा है कि एनी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। तो ये सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन क्या है? What is significant accounting transaction? तो यहाँ पे है significant accounting transaction means any transaction other than, मतलब वो सारा transaction कहलाएगा except these transactions। सारा transactions होगा significant transaction। अगर कोई transaction है related to sale and purchase of goods तो वो देखिए वो ये चारों में से कहीं नहीं है, मतलब वो आपका significant accounting transaction है। और ये चारों जो points है ये चारों जो है ये ही है सिग्निफिकेंट, सॉरी इसको छोड़ के बाकी सभी जो है वो कहलाएगा सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, लेकिन ये सारा है ये सारा सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है। तो पहला है पेमेंट ऑफ फीस बाय अ कंपनी टू द रजिस्ट्रार। तो कोई पेमेंट कर रहा है कंपनी रजिस्ट्रार को तो वो फीस जो है वो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं कहलाएगा, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं कहलाएगा। यहाँ पे हम लोग वो सारा पॉइंट्स देख रहे हैं जो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है। फिर है पेमेंट्स मेड बाय इट टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस एक्ट और एनी अदर लॉ। तो कुछ भी पेमेंट किया जाएगा बाय द कंपनी टू फिल द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट तो वो भी आपका सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है। देन है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस एक्ट। शेयर्स का अलॉटमेंट भी नहीं होगा। फिर पेमेंट्स फॉर मेंटेनेंस ऑफ इट्स ऑफिस एंड रिकॉर्ड्स। तो ऑफिस एंड रिकॉर्ड्स का कुछ पेमेंट हो रहा है फॉर मेंटेनेंस तो वो भी आपका सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं होगा। और ये सब के अलावा जितना भी ट्रांजैक्शन होगा वो होगा सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। यहाँ पे लिखा हुआ है सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन मींस एनी ट्रांजैक्शन अदर देन, तो ये सारा एक्सेप्शन है, इसके अलावा बाकी सारा आपका सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन कहलाएगा। तो डोरमेंट कंपनी बेसिकली यही है, यही याद करना है कि डोरमेंट कंपनी ऐसा कंपनी है जो which has not been carrying on any business or operation or has not made any significant accounting transactions during the last financial years or has not filed financial statement and annual returns during the last 2 financial years। आगे कुछ पॉइंट्स देखते हैं रिलेटेड टू डोरमेंट कंपनी। पहला है द रजिस्ट्रार ऑन कंसिडरेशन ऑफ द एप्लीकेशन shall allow the status of a dormant company to the applicant and issue a certificate in such form as may be prescribed to that effect। तो पहले तो जब डोरमेंट कंपनी अप्लाई करेगा रजिस्ट्रार के पास जाएगा, वो एप्लीकेशन देगा कि उसको स्टेटस चाहिए डोरमेंट कंपनी का, तो रजिस्ट्रार जो है वो कंसिडर करेगा वो एप्लीकेशन को एंड उसको वो स्टेटस अलाउ करेगा डोरमेंट कंपनी को एंड सर्टिफिकेट इशू करेगा उस फॉर्म में जैसा प्रिस्क्राइब किया गया है। फिर है रजिस्ट्रार जो है वो एक रजिस्टर मेंटेन करेगा डोरमेंट कंपनीज का जैसा प्रिस्क्राइब किया गया है, और उसी डोरमेंट कंपनीज का जो रजिस्टर है उसी में वो नाम रजिस्टर करेगा जो भी कंपनी जो है वो डोरमेंट या इनएक्टिव है। फिर है इन केस ऑफ अ कंपनी विच हैज नॉट फाइल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न्स फॉर 2 financial years consecutively, the registrar shall issue a notice to that company and enter the name of such company in register maintained for dormant companies। तो इस केस में जहाँ पे जो कंपनी है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फिर एनुअल रिटर्न्स फाइल नहीं किया है पहले के 2 फाइनेंशियल ईयर्स में कॉन्जिक्यूटिवली लगातार, तो उस केस में जो रजिस्ट्रार है वो इशू करेगा एक नोटिस उस कंपनी को एंड उसका नाम एंटर करेगा उस रजिस्टर में जो कि मेंटेन किया गया है फॉर डोरमेंट कंपनीज। फिर है अ डोरमेंट कंपनी शैल हैव सच अ मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, फाइल such documents and pay such annual fee as may be prescribed to the registrar to retain its dormant status in the register। तो डोरमेंट कंपनी को जो भी करने को कहा गया है
जो भी प्रिस्क्राइब्ड है कि डोरमेंट कंपनी को ये सारा रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करना है तो उसको वो करना है। अगर मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जितना दिया गया है उसको वो मेंटेन करके रखना है, जो डॉक्यूमेंट्स फाइल करना है वो मेंटेन करना है, एंड जितना भी एनुअल फी है जो प्रिस्क्राइब्ड है वो रजिस्ट्रार को देना है, सो दैट अपना जो डोरमेंट स्टेटस है वो रिटेन करे, मतलब वो मेंटेन करे, क्योंकि रजिस्ट्रार चाहे तो वो हटा सकता है उसका डोरमेंट स्टेटस को, वो रजिस्टर से उसका नाम हटा सकता है अगर वो मेंटेन नहीं करेगा जो भी उसको कहा गया है जो डोरमेंट कंपनी है उसको in the register, and may become an active company on an application made in this behalf accompanied by such documents and fee as may be prescribed। और फ्यूचर में जब डोरमेंट कंपनी जो है वो एक्टिव कंपनी बनना चाहता है तो उसको एप्लीकेशन देना पड़ेगा मेड इन हिज बिहाफ अकम्पनीड बाय सच डॉक्यूमेंट्स, जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसके साथ उसको एप्लीकेशन देना पड़ेगा एंड फीस देना पड़ेगा, तो बाद में वो कंपनी जो है वो फ्यूचर में फिर वो एक्टिव हो जाएगा। फिर है the registrar shall strike off the name of a dormant company from the register of dormant companies which has failed to comply with the requirement of this section। तो वही पे है, वही बात है कि अगर डोरमेंट कंपनी जो भी उसको रिक्वायरमेंट दिए बताया गया है कि आपको ये सब रिक्वायर्ड है, आपको ये सब मेंटेन करना है, अगर वो फेल कर गया डोरमेंट कंपनी वो चीज को कंप्लाई करने में, उसको ओबे करने में, उसको फॉलो करने में, तो रजिस्ट्रार है वो चाहे तो उसका नाम हटा सकता है उस रजिस्टर से जिसमें डोरमेंट कंपनीज का नाम है। नेक्स्ट है स्मॉल कंपनी। तो स्मॉल कंपनी जैसा नाम है, ये कंपनी स्मॉल होता है और ये एक तरह का प्राइवेट कंपनी होता है, ये कहा जाए तो प्राइवेट कंपनी का फॉर्म है। जैसे 1% कंपनी वो भी प्राइवेट कंपनी था, स्मॉल कंपनी भी एक फॉर्म होता है प्राइवेट कंपनी का अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। तो स्मॉल कंपनी को स्मॉल क्यों कहा जाता है? क्योंकि कुछ क्राइटेरिया होता है उसके विद इन, अगर उसका लिमिट है, जैसे कि उसका पेड अप कैपिटल एंड टर्नओवर, मेनली ये दो बेसिस है, इसके बेसिस पे डिसाइड करता है कि कंपनी स्मॉल है या नहीं। तो अगर कुछ प्रिस्क्राइब्ड लिमिट है उससे कम है उस कंपनी के पास पेड अप कैपिटल, तो वो स्मॉल कंपनी कहलाएगा। एंड अगर उसका टर्नओवर है वो भी उस लिमिट से कम है, उसको एक्सीड नहीं कर रहा है, तो वो कंपनी जो है वो स्मॉल कंपनी कहलाएगा। तो देखते हैं, स्मॉल कंपनी इज अ न्यू फॉर्म ऑफ प्राइवेट कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। अ क्लासिफिकेशन ऑफ अ प्राइवेट कंपनी इनटू स्मॉल कंपनी इज बेस्ड ऑन इट्स साइज। ठीक है, तो स्मॉल कंपनी को क्लासिफाई किया जाता है उसके साइज के बेसिस पे कि उस कंपनी का साइज क्या है, बेस्ड ऑन इट्स साइज। और वो साइज के बेसिस पे कैसे क्लासिफाई किया जाएगा, ये डिटरमाइन किया जाएगा पेड अप कैपिटल कितना है और टर्नओवर कितना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पेड अप कैपिटल एंड टर्नओवर। इन अदर वर्ड्स such companies are small sized private companies। So as per section 2 subsection 85 of the Companies Act 2013, small company means a company other than a public company। तो small company वो company है जो other than public company, यानी कि public company small company नहीं होता है, यहाँ पे ये clear है। पहला है पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ विच डज नॉट एक्सीड 50 lakhs। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है जिसका जो पेड अप कैपिटल है वो एक्सीड नहीं करेगा 50 lakhs, 50 lakhs के विद इन रहेगा, कम रहेगा उससे पेड अप शेयर कैपिटल, और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड विच शैल नॉट बी मोर देन 10 करोड़। तो फ्यूचर में क्या होगा, अगर गवर्नमेंट इसका लिमिट एक्सीड कर दे मे बी, तो हो सकता है 10 करोड़ कर दे, ज्यादा से ज्यादा 10 करोड़ ही होगा इसका लिमिट, तो उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और करेंटली जो है अमाउंट, करेंटली एक्चुअली 50 lakhs नहीं है, ये ओल्ड लिमिट है, अभी जो न्यू लिमिट है वो 2 करोड़ है, लेकिन बुक्स में जो है वो 50 lakhs दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे 50 lakhs में मेंशन क्यों, लेकिन जो न्यू लिमिट है पेड अप शेयर कैपिटल के लिए वो है 2 करोड़। तो जो बुक में दिया हुआ है उसी के हिसाब से अभी चलते हैं। तो यहाँ पे जो पेड अप शेयर कैपिटल है ऑफ विच डज नॉट एक्सीड, वो 50 lakhs के विद इन होना चाहिए। ठीक है, इससे कम होना चाहिए, इससे ज्यादा हो गया तो वो स्मॉल कंपनी में नहीं होगा। और सच हायर अमाउंट जो प्रिस्क्राइब करेगा, जो प्रिस्क्राइब किया जाएगा, इससे ज्यादा अमाउंट भी अगर प्रिस्क्राइब किया गया है या जाएगा तो उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए उसका पेड अप शेयर कैपिटल कंपनी का। दूसरा है टर्नओवर ऑफ विच एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर।
तो जो टर्नओवर है एज पर द प्रॉफिट एंड लॉस, एज पर द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, मतलब अगर अभी का फाइनेंशियल ईयर आपका चल रहा है, 1 सेकेंड, मतलब अगर फाइनेंशियल ईयर है 2021, तो प्रीसीडिंग क्या हो जाएगा, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर होगा 1920, ठीक है। तो जो इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इसका हो जाएगा 1920, तो जो इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर है उसके हिसाब से जो टर्नओवर है वो एक्सीड नहीं करना चाहिए 2 करोड़ से, और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, या तो उससे ज्यादा अमाउंट जो कि प्रिस्क्राइब किया जाएगा, विच शैल नॉट बी मोर देन 100 करोड़, तो ज्यादा से ज्यादा 100 करोड़ होगा, उससे ज्यादा नहीं, तो उसके विद इन रहना चाहिए, मतलब जो 2 करोड़ है इससे कम रहना चाहिए। यहाँ पे टर्नओवर भी रिवाइज्ड है, न्यू लिमिट जो है वो 20 करोड़ है, तो ये आप अपने नॉलेज के लिए रख लीजिए। ओल्ड लिमिट था 50 lakhs, न्यू लिमिट है 2 करोड़ यहाँ पे पेड अप शेयर कैपिटल के लिए, और टर्नओवर के लिए है ओल्ड लिमिट आपका था 2 करोड़ और न्यू लिमिट जो है वो है 20 करोड़, लेकिन अकॉर्डिंग टू बुक ये चीज मैं लिखी हूँ यहाँ पे, तो वो इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए, अगर इससे ज्यादा होगा तो वो स्मॉल कंपनी नहीं कहलाएगा। आगे है प्रोवाइडेड, कुछ कंडीशन है, प्रोवाइडेड दैट दिस डेफिनेशन इज नॉट एप्लीकेबल टू, ये जो डेफिनेशन है ये एप्लीकेबल नहीं होगा टू अ होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी। हमने देखा होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी क्या होता है, तो ये दो कंपनीज में ये जो डेफिनेशन है वो अप्लाई नहीं होगा, ये जो क्राइटेरिया है वो। अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8, जो कंपनीज सेक्शन 8 के अंडर रजिस्टर्ड है वो कंपनीज में भी ये क्राइटेरिया नहीं होगा अप्लाई। अ कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट गवर्न्ड बाय एनी स्पेशल एक्ट, तो ये तीनों एक्सेप्शन है। नेक्स्ट है प्रोड्यूसर कंपनी। तो प्रोड्यूसर कंपनी वो कंपनी होता है जिसका ऑब्जेक्टिव्स या फिर जिसका एक्टिविटीज रहता है ये सारा एक्टिविटीज, और दूसरे स्लाइड में भी है वो सारा आपका दिया गया है अंडर सेक्शन 581B। तो प्रोड्यूसर कंपनी जैसा कि नाम है वो रिलेटेड रहता है टू प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सेलिंग, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, तो ये सारा एक्टिविटीज और भी इससे ज्यादा जो मैं कही और उसके बाद भी जो यहाँ पे मेंशन है सारा, वो सारा एक्टिविटीज प्रोड्यूसर कंपनी करता है, ये सारा एक्टिविटीज रिलेटेड रहता है इस कंपनी से। और ये प्रोड्यूसर कंपनी जो है ये रजिस्टर्ड है अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। तो देखते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 581B द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द प्रोड्यूसर कंपनी शैल रिलेट टू ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स। तो ये सारा एक्टिविटीज जो है इससे रिलेटेड रहेगा या इसमें से कुछ एक्टिविटीज से रिलेटेड रहेगा प्रोड्यूसर कंपनी। पहला है प्रोडक्शन, हार्वेस्टिंग, प्रोक्योरमेंट, ग्रेडिंग, पूलिंग, हैंडलिंग, मार्केटिंग, सेलिंग, एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूस ऑफ द मेंबर और इंपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर देयर बेनिफिट। तो ये सारा जो एक्टिविटीज है ये है आपका प्रोड्यूसर कंपनी का। तो कोई भी चीज आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, समझ लीजिए वीट, प्रोडक्शन हो रहा है उसका, हार्वेस्टिंग हो रहा है, प्रोक्योरमेंट हो रहा है, ग्रेडिंग हो रहा है। ग्रेडिंग यानी कि वो आप डिवाइड कर रहे हैं कौन सा एक्सेप्टेड है कौन सा रिजेक्टेड है, कौन सा आप आगे सेल करेंगे उसको, कौन सा आप रिजेक्ट करेंगे, आगे बढ़ेगा ही नहीं वो प्रोसेस में, ठीक है। ग्रेडिंग, फिर पूलिंग एंड हैंडलिंग, मार्केटिंग, सेलिंग, एक्सपोर्ट, ये सारा आपका जो है ये आपका आ जाएगा प्रोड्यूसर कंपनी का एक्टिविटीज में, ये पहला पॉइंट है। दूसरा है प्रोसेसिंग, इंक्लूडिंग प्रोसेसिंग करना, कोई भी प्रोडक्ट को प्रोसेस करना, जो इंक्लूड करेगा आपका प्रिजर्विंग, प्रिजर्व करना, ड्राइंग, डिस्टिलिंग, ब्रूइंग, विंटिंग, कैनिंग एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोड्यूस ऑफ इट्स मेंबर्स। फिर है मैन्युफैक्चर, सेल और सप्लाई ऑफ मशीनरी, इक्विपमेंट और कंज्यूमेबल्स मेनली टू इट्स मेंबर्स। तो हम देख सकते हैं ये प्रोड्यूसर कंपनी में सारा रिलेटेड है टू प्रोडक्शन, आपका प्रोसेस करना, पैकेजिंग एंड ऑल, मार्केटिंग करना, मैन्युफैक्चर करना, सेल या सप्लाई करना, तो ये सारा आपका प्रोड्यूसर कंपनी का एक्टिविटीज है। फिर है प्रोवाइडिंग एजुकेशन ऑन द म्यूचुअल असिस्टेंस प्रिंसिपल्स टू इट्स मेंबर्स एंड अदर्स, रेंडरिंग टेक्निकल सर्विसेज, कंसल्टेंसी सर्विसेज, ट्रेनिंग,
research and development and all other activities for the promotion of the interests of its members. तो यहाँ पे सर्विसेज भी रेंडर करना, जैसे कि टेक्निकल हो गया, कंसल्टेंसी हो गया, ट्रेनिंग देना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये सारा भी आपका प्रोड्यूसर कंपनी का एक्टिविटीज है. सो आगे ये सारा एक्टिविटीज है जो कि रिलेटेड है प्रोड्यूसर कंपनी से. ये सारा एक्टिविटीज या फिर ऑब्जेक्ट्स है प्रोड्यूसर कंपनी का. और ध्यान में रखने वाली बात है कि हमने देखा था कि प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर्स चाहिए होते हैं 2. तो प्रोड्यूसर कंपनी में कितने मेंबर्स चाहिए होते हैं? मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होने चाहिए? तो प्रोड्यूसर कंपनी को फॉर्म करने के लिए सबसे पहला है आपका 10 और मोर इंडिविजुअल्स चाहिए होता है. 10 और मोर इंडिविजुअल्स, और ये इंडिविजुअल्स भी वो होने चाहिए जो प्रोड्यूसर्स है. ठीक है, दीज शुड बी प्रोड्यूसर्स होने चाहिए. या फिर पहला कंडीशन ये, दूसरा ये है 2 या 2 से ज्यादा 2 और मोर प्रोड्यूसर इंस्टीट्यूशंस, या फिर 2 या 2 से ज्यादा प्रोड्यूसर इंस्टीट्यूशंस हो तो उससे चलेगा, उससे कंपनी जो है वो फॉर्म हो सकता है प्रोड्यूसर कंपनी. या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ 10 और मोर इंडिविजुअल्स और प्रोड्यूसर इंस्टीट्यूशंस. combination of 10 or more individuals और प्रोड्यूसर इंस्टीट्यूशंस. मतलब ऐसा हो सकता है कि कॉम्बिनेशन हो, मतलब 8 इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स हो एंड 2 आपका हो गया प्रोड्यूसर इंस्टीट्यूशंस, तो इसका कॉम्बिनेशन भी चलेगा. या फिर 2 और मोर प्रोड्यूसर इंस्टीट्यूशंस होना चाहिए, या फिर 10 और मोर इंडिविजुअल्स जो कि होने चाहिए हु शुड बी प्रोड्यूसर्स. ठीक है, तो ये मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होने चाहिए. ये मिनिमम मेंबर्स का क्राइटेरिया है प्रोड्यूसर कंपनी के लिए. और ये ध्यान में रखना जरूरी है कि जो लाइबिलिटी है प्रोड्यूसर कंपनी का वो लिमिटेड रहता है. एज पर द मेमोरेंडम लाइबिलिटी इज लिमिटेड. तो इससे रिलेटेड नोट्स आपको आज शाम तक सेंड कर दिया जाएगा, आप लोग रीड करिएगा. सो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा. पहले के जो टाइप्स ऑफ कंपनीज थे जो हमने पहले के क्लासेस में किए हैं वो भी आप लोग को याद करते रहना है. ऐसा ना हो कि अभी आप भूल गए हो पहले के टाइप्स. अगर भूल गए तो वापस जाकर रिवाइज करिए. एंड आई होप आप लोग नोट्स बना रहे होंगे. ये वीडियोस में जिसमें मैं लिखा रहता है, कंटेंट्स दिया रहता है, वो इसलिए दिया रहता है सो दैट आप लोग नोट्स बनाएं. तो नोट्स बनाइए, समझ में नहीं आता है वापस जाकर वीडियो देखिए, कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं. सो आज के लिए इतना ही था. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू ऑल.